above water, my God, In the sky. Wow! Clapping, clapping, clapping. Huh? Blue, वो इधर ब्लू नहीं, ब्लू इधर देखो पहले. yellow, येलो. ये सारी लाइट्स को देख के कर रहा है. अच्छा चलो स्टार्ट करें. star. स्टार्ट. अभी करें. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान सुमैर और आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं. दोस्तों आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे बीरू के बारे में. क्लैपिंग. बीरू आपका क्या हाल है? बोले मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा बच्चा हूँ. जल्दी से आगे जाओ. हो गया वीडियो. चलो अल्लाह हाफिज कर दो. ओके बीरू का काम हो गया. अल्लाह हाफिज. सच में अगर आपको बताऊं तो बरीरा प्रोग्राम स्टार्ट किए बगैर उठती नहीं है. इतनी देर में उसे कहता रहता हूँ कमरे से जाओ जाओ, नहीं जाती. लेकिन जब मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, उसको बिठा कर वीडियो बना लेता हूँ, फिर बड़े आराम से चली जाती है. और आप लोगों के कमेंट्स जब मैं इसके बारे में पढ़ता हूँ तो मेरा दिल खुश हो जाता है. खैर आज के प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं. आप सबका बहुत शुक्रिया. सबसे पहले तो हम बात करेंगे जी आतिफ असलम के बारे में. तो आतिफ असलम का कॉन्सर्ट हुआ जी यूके में, और वहाँ के जितने भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं जिन्होंने उस कॉन्सर्ट की प्रमोशन की, बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी की, अपने इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, हर जगह उसको फैलाया, उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया. आतिफ असलम का कॉन्सर्ट हो, वहाँ पे रश ना हो, ये तो मुमकिन नहीं है. लेकिन जिन लोगों ने इसमें उनकी मदद की, ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ. और वो धोखा मुझे सुनकर यूँ लगा कि यार अब जो लोग कह रहे हैं ना कि आतिफ असलम को आपकी प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है, उन लोगों को मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि चले मान लिया कि यूके में कॉन्सर्ट था, आतिफ असलम आ रहे थे, तो आतिफ असलम को तो किसी की ज़रूरत नहीं. अगर ज़रूरत नहीं तो फिर आप में से जिन लोगों ने ये शो ऑर्गेनाइज़ किया था, तो उन लोगों को क्या ज़रूरत पड़ी थी इन्फ्लुएंसर्स को ये कहने की कि अगर आप टिकट ज़्यादा बेचेंगे तो हम आपको 2 VIP टिकट्स देंगे. तो आप लोगों को नहीं कहना चाहिए था. ठीक है आतिफ असलम, ज़ाहिर है आतिफ भाई को किसी की क्या ज़रूरत है, लेकिन आपको तो अपना शो हिट करने के लिए ये ज़रूरत थी ना कि यूके में हर जगह फैलाओ. पाकिस्तानी कम्युनिटी आपको देखती है, उनको फैलाओ कि भाई यहाँ पर आओ, आतिफ असलम आ रहे हैं. अब उन लोगों ने कहा कि हमारे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है, और वाकई ये ज़्यादती हुई है. देखें, एक बंदा जो दिन रात मेहनत करता है वो सोचता है कि यार मुझे VIP टिकट मिलेगा, मैं बहुत करीब जाके देखूँगी. और जहां आतिफ असलम को आपने, मेरा ख्याल है एक कॉन्सर्ट के वो 1 करोड़ रुपए लेते हैं. 1 करोड़ या इससे ज़्यादा होंगे, कम तो नहीं होंगे. अगर आतिफ असलम को आप इतने पैसे दे रहे हैं, उनसे इतना बड़ा कॉन्सर्ट करवा रहे हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता था कि 5-10 जो लोग इसको प्रमोट कर रहे थे, जो इसकी पब्लिसिटी कर रहे थे, अपने इंस्टाग्राम पर बार बार कह रहे थे टिकट जाके ले लो. आपने बिज़नेस कर लिया, और जब वो लोग वहाँ आए तो कितनी बड़ी इंसल्ट है कि उन लोगों को ना टिकट्स मिल रहे हैं, ना उनको वो प्रोटोकॉल मिल रहा है जो आप काम से पहले कर रहे थे और ले रहे थे उनसे. तो बात ये है कि जो लोग भी इस तरह की हरकतें करते हैं ना, वो बहुत ही घटिया हरकत करते हैं. मैं वो यूके के जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, चाहे वो लड़कियाँ हैं लड़के हैं, सबको मैं कहता हूँ कि कोई बात नहीं, ये वक्त भी गुजर जाएगा. लेकिन एक बात याद रखें, आज पाकिस्तान में जितने बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, जो गवर्नमेंट आती है उनको बुलाते हैं अपने पास. उनको अपने पास क्यों बुलाते हैं? इन्फ्लुएंसर्स की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, इन्फ्लुएंसर्स पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कर रहे, सब बेकार है. लेकिन उसके बावजूद भी जो गवर्नमेंट आती है वो चाहती है कि इन्फ्लुएंसर्स उनके लिए बात करें, वो यूथ को बताए कि ये गवर्नमेंट अच्छी है. इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी तो सबको बुलाया गया. अभी इन्फ्लुएंसर्स को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा होता है, इनको भी बुलाया जा रहा होता है. तो कोशिश ये होती है कि इन्फ्लुएंसर्स ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट के लिए काम करें, बात करें. कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो इन्फ्लुएंसर्स को आगे किया जाता है कि वो इस पर बात करें, वो उस पर ट्रैवल करें. जिस तरह से लाहौर में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था ऑरेंज ट्रेन का, इसी तरह से इस्लामाबाद में भी कई ऐसे प्रोजेक्ट होंगे, पूरे पाकिस्तान में होंगे. कई इन्फ्लुएंसर्स ने वहाँ पे व्लॉग किए होंगे, जाकर अपनी वीडियोस बनाई होंगी. तो मैं ये समझता हूँ कि इन्फ्लुएंसर्स के साथ ये नहीं होना चाहिए था. जो किया वो बहुत बुरा किया. और मैं ये समझता हूँ कि उनका दिल दुखा कर, या 2 टिकट्स आप, मतलब 5-10 लोग होंगे, 20 टिकट्स आप लोगों ने नहीं दिए, तो आप लोगों ने लालच में अपना आप दिखाया ना. उन लोगों का क्या गया? वो लोग तो चले इंस्टा से या कहीं से इतना पैसा कमा
लेते हैं कि वो खुद भी देख सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने जो किया वो बहुत गलत था। और मैं ये समझता हूँ कि इस पे आवाज़ उठानी चाहिए ताकि आतिफ असलम को भी ये बात पता चले, उनको भी ये समझ आए कि मेरे नाम पर ये जो ऑर्गेनाइज़र हैं ये क्या क्या काम करते हैं और इन्फ्लुएंसर्स के साथ ये इस तरह का रवैया रखते हैं। और आने वाले वक्त में जब कभी दोबारा कॉन्सर्ट होगा तो ये इन्फ्लुएंसर्स इस तरह की कोई बात करेंगे जिससे आपको भी, आपके इमेज को भी मतलब नुकसान होगा। ज़ाहिर है आपको भी वो लगेगा ना कि यार मेरे नाम पर टिकट बिकते हैं, मेरे नाम पर लोगों को इकट्ठा किया और मेरे ही नाम पर लोगों को धोखा दे रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। बहरहाल इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, बात करते हैं जी वहीद लाला के बारे में, जिनका एक नया पॉडकास्ट आया अहमद अली भट्ट के पॉडकास्ट में। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें की हैं कि मुझे सच में दुख भी हो रहा था और मुझे लग रहा था कि बुशरा आपा को ये बातें नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि आप सबको पता है कि वहीद लाला बहुत बड़ी ऐसी सेलिब्रिटी बन चुके हैं जो सबकी मिमिक्री करते हैं और बहुत अच्छी करते हैं। फिर उनके जो आर्टिस्ट हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, जो उनका मेकअप करते हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं, जो बिल्कुल गेटअप आर्ट, मतलब एक गेटअप आर्टिस्ट जो होता है वो उसके अंदर ये हुनर होता है कि वो एक सिंपल से बंदे को बिल्कुल चेंज कर देता है। तो उन्होंने बुशरा अंसारी की मिमिक्री की थी, तो आपको याद होगा कि बुशरा अंसारी जी ने कहा था कि मैं मानती हूँ कि चलें मिमिक्री होती है, चीज़ें होती हैं, लेकिन ट्रांसजेंडर से करवाई गई ये मेरे लिए बड़ी दुख की बात थी। अब वहीद लाला जो हैं वो एक प्रॉपर मर्द हैं, उनको ट्रांसजेंडर कहा गया। उस वक्त जब ये मसला हुआ था, आप सबको पता है ट्रांसजेंडर कहने का मतलब ये है कि किसी खुसरे से आपने करवाई, किसी ख्वाजा सरा से आपने मिमिक्री करवाई। और ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी कि एक मर्द जो है उसको आप ट्रांसजेंडर कहें, ख्वाजा सरा कहें, खुसरा कहें तो उसको कैसा लगेगा। तो मेरा ख्याल है कि उस पॉडकास्ट में जब वो बात कर रहे थे तो मुझे लग रहा था कि बहुत, देखिए उन्होंने उनकी रिस्पेक्ट भी की और उन्होंने कहा कि वो सीनियर हैं, लेकिन बात यह है कि ख़ुद उन्होंने सारी ज़िंदगी की, तो जब अपने पर आई तो उनको गुस्सा आ गया। अब गुस्सा क्यों आया, अब ये बात कर लेते हैं। देखें, जब आप मिमिक्री करते हैं ना तो आपको नॉर्मल बातें करनी चाहिए, उस बंदे के अंदाज में कुछ और नॉर्मल बातें करनी चाहिए। लेकिन वहीद लाला ने गलती ये की कि जो मेरे वो रूबी अनम वाला पॉडकास्ट था जिसमें उन्होंने उनको कहा था बुढ़ियाँ माइयाँ हो गया ने, उसको उन्होंने टारगेट किया। उस बात को लेकर उन्होंने कहा था कि सारा टॉपिक ही वही था ना, रूबी अनम रूबी अनम रूबी अनम। तो वो एक दूसरे बंदे को जिसकी आप मिमिक्री कर रहे हैं उसको आप तकलीफ़ दे रहे हैं, उसके लिए आप एक्ट करके उसके समझ लें कि एक उसके साथ फिर एक और बात भी, वहाँ आपके साथ जो होस्ट को होस्ट बैठी हुई थी वो भी उन पर तंज कर रही थी कि बुशरा आपा जब से आई हैं शोबिज़ में, जब से वो ये काम कर रही हैं, तब से शोबिज़ इंडस्ट्री में लड़ाइयाँ बहुत हो रही हैं, हर जगह पर लड़ाई बहुत होती है, हर जगह कंट्रोवर्सी बहुत होती है। तो ये चीज़ें देखकर मुझे लगा था कि इस पर वाकई आग लगेगी और वही हुआ। देखिए, एक तरफ मैंने आपको बताया कि वहीद लाला ने मिमिक्री की तो इसमें उनको ट्रांसजेंडर नहीं कहना चाहिए था, बहुत अच्छी बात है। देखिए, नहीं वाकई नहीं कहना चाहिए था, एक मर्द को आप ट्रांसजेंडर कह रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ मिमिक्री करते हुए आपको भी ये सोचना चाहिए कि एक वो वर्ड या वो जुमला जिससे एक बहुत बड़ी लड़ाई, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी, उन्हीं चीज़ों को दोबारा से लोगों के सामने ला के खड़ा किया था। और मेरा ये ख्याल है कि बस ये उनको बुरा लगा होगा और इसी वजह से उन्होंने कहा कि मिमिक्री करवा ली, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मुझे दुख ये हो रहा है कि एक ट्रांसजेंडर से करवाई है। तो बात तो दोनों की ठीक है, वहीद लाला की भी ठीक है और बुशरा आपा की भी ठीक है, क्योंकि बुशरा आपा को दुख हुआ था। अच्छा, एक बात यहाँ पर मैं एक छोटा सा मैसेज आप लोगों को देना चाहूँगा। देखिए, जब आप कभी भी किसी की नकल उतार रहे होते हैं महफिल में या कुछ कर रहे होते हैं तो याद रखें, नकल उतारते हुए आप वो हरकत मत करें कि जिससे किसी का दिल दुखे। नॉर्मली आप देखा होगा रिश्तेदारों में भी सब बैठे होते हैं, एक दूसरे की नकलें उतार रहे होते हैं, लेकिन नकल उतारते हुए वो बातें करते हैं जिससे उसको बुरा लगे। तो ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब मिमिक्री, मजाक, ये सारी चीज़ें करते हुए सोचें कि अगर कोई आप पर करे तो फिर आपको कैसा लगेगा। इस बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी फरीहा फ़ारूक के बारे में। फरीहा फ़ारूक आजकल बहुत ज़्यादा वायरल है, आपको पता है। और बकरा कौन खाता है और कैसी बात करें, ये सारी ये जो इनकी वॉइस है ये सब कुछ वायरल हो रहा है।
तो वो कहती है बेसिकली मैं एक रिसर्चर हूँ, मैं पाकिस्तान का एक पढ़ा लिखा नाम हूँ, मैंने अपनी एजुकेशन से पाकिस्तान की इज़्ज़त बढ़ाई है, मैंने अपने वो सारी बातें जो उनके आर्टिकल, वो चीज़ें जो कुछ वो डिस्कस कर रही थी, उसको बेनकाब किया गया, उसको एक्सपोज किया गया। ज़ुरैन निज़ामानी हैं जो कि ख़ुद बहुत बड़े कॉलम निगार हैं और उनके कॉलम जो हैं वो पूरी दुनिया में वायरल होते हैं और उन्हीं कॉलम्स पर पाबंदियाँ भी लगाई जाती हैं कि इस तरह के वर्ड्स या इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान के हवाले से ना लिखी जाए, और बहुत अच्छा लिखते हैं। खैर उन कॉलम्स पर पाबंदियाँ भी, बहुत सारी चीज़ें उनको फेस करनी पड़ी। ज़ुरैन जो हैं वो फजीला काजी के बेटे हैं और ये हमारी पुरानी एक्ट्रेस है। तो उन्होंने कहा कि ये जो कुछ लिखती हैं वो सारा कुछ उठाकर मैंने AI के आगे रखा और मैंने तहकीक करनी शुरू की, तो AI ने बताया कि ये तो सारा मैंने लिखा हुआ है भाई। ये जितनी चीज़ें आप बता रहे हैं कि फरिया फ़ारूक जो लिख कर बता रही हैं कि मैं पाकिस्तान का इमेज बना रही हूँ और इतना ज़बरदस्त मैं दिन रात रिसर्च करके लिखती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ, मेरा एक दुनिया में नाम है, मैं पाकिस्तान की पहचान हूँ, बहुत कुछ वो कहती हैं। तो उस पर उन्होंने कहा कि ये जितना कुछ बता रही हैं ना जो मैं लिखती हूँ वो सारा का सारा AI ने लिखा होता है। AI के आगे जब मैंने रखा तो हो सकता है, उन्होंने कहा कि हो सकता है कि ये पता चले कि चैट GPT इसको गलत डिटेक्ट कर रहा है, तो मैंने किसी और जाकर एक और जो है एप्पल जाकर वहाँ पे मैंने डाला तो उसने कहा कि भाई ये 60% तो मैंने लिखा हुआ है। अब जब ये चीज़ें सामने आती हैं तो बंदा क्या कहे यार, किसको हम मानेंगे भाई, ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। अच्छा दूसरी तरफ उनको भी बहुत गुस्सा आया हुआ है, फरिया को भी बहुत गुस्सा आया। मैं इस पे ये खबर बनाना नहीं चाहता था, ना बात करना चाहता था, लेकिन अब चूँकि वो ख़ुद को बहुत पढ़ा लिखा और बहुत रिसर्च करना वाला और इस तरह अपने आप को शो करती हैं, तो फिर ये चीज़ें इसलिए डिस्कस करना ज़रूरी हो जाती हैं कि आजकल लोग मेहनत करके नहीं लिखते बल्कि AI से या चैट GPT से सब कुछ लिखवा कर वो सामने शो कर देते हैं और कहते हैं कि देखिए मैंने लिखा। हमारे भी एक दोस्त है, उनको मैं जब काम देता था कहता था यार काम करो, तो वो रात को बैठ के ना चैट GPT से लिख के सो जाते थे, सुबह मुझे ना ऐसे भेज देते थे। मैंने कहता था भाई चैट GPT का लिखा हुआ और अपना लिखा हुआ उसमें बहुत फ़र्क होता है। चैट GPT आपको वो चीज़ें नहीं देता, आइडिया दे सकता है, लेकिन वो जो आप सोच के सागर में डूब कर मोती निकालते हैं वो नहीं हो सकता। इसके साथ साथ फरीहा ने एक और बहुत बड़ा कारनामा किया है, वो ये किया जी कि डॉक्टर अफान कैसर पर करोड़ों रुपए का हर्जाना वो भेज दिया, नोटिस भेज दिया है कि भाई इन्होंने मेरे ऊपर जो अल्फाज और जुमले कसे हैं वो बहुत ही गैर मुनासिब हैं, और गैर मुनासिब के साथ साथ उन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। और मैं पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती, डॉक्टर अफान कैसर भी पता नहीं कभी तरबूज चिट्टा काला कर देते हैं, कभी जो है वो, ये मैं बड़ा हैरान हुआ जब नदीम नानी वाले ने मुझे एक प्रोग्राम में बताया, मुझे कह रहा हूँ, जब ये बताया कि भाई ये जो डक्की भाई का केस है, उसके बाद एस्ट्रोलॉजी, इन सब के जितने केसेस थे NCCIA में, ये जो कुछ भी था ये डॉक्टर अफान कैसर करवा रहा था और डील्स भी करवाने के लिए उनसे राब्ते कर रहा था कि भाई मैं आपकी डील करवा देता हूँ, मैं आपसे उनका राब्ता करवा देता हूँ, और बाकी सबको उठवाने में भी, उन पे केसेस बनवाने में डॉक्टर अफान कैसर का हाथ था। और ये नदीम नानी वाला ने उन्होंने कहा कि जब मेरे सामने वो आया मैं उसको छोड़ूंगा नहीं कभी, और उसके बाद उन्होंने कभी इस पर जवाब नहीं दिया। मतलब ये मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हो, उनका भी काम बनता था कि नदीम नानी वाले पे केस कर देते, लेकिन केस नहीं किया। क्यों नहीं किया? वो इसलिए नहीं किया कि शायद कहीं ना कहीं सच तो था। खैर, इसके साथ साथ फरीहा ये भी कहती हैं कि मैं एक बहुत अमीर फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ और मेरे वालिद ने मुझे तकरीबन 20 करोड़ रुपए की जायदाद दी है। ये मैंने सोशल मीडिया पर पढ़ा और बहुत सारी चीज़ें, मैं हैरान यार, 20 करोड़ रुपए की जायदाद उनको अभी से मिल गई है, होंगी अमीर होंगी। खैर, इसके साथ साथ लोगों ने उनके पूरी जो बॉडी है, मतलब फेस है, उसको सारे का सारा आर्टिफिशियल करार दिया और कहा कि अगर इनकी ये सारी सर्जरीज और ये चीज़ें निकाल दी जाएं तो फिर वो कैसे निकल कर सामने आएंगी। लोगों ने राय भी पूछी और मैं भी पूछ लेता हूँ अगर राय पूछी है। मुझे तो वैसे अच्छी लगी कि यार अच्छी पर्सनैलिटी है, इतनी वो नहीं है। हाँ, ये है कि वो जो उनका अंदाज़ था बाकरा और ये चीज़ें जो है ना वो बड़ी लग रही थी। तो बहरहाल इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है? आप उनको देखकर क्या समझते हैं कि उनका प्रोग्राम देखकर आप लोग क्या सीखते हैं उनसे? ये आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। खैर, चलते नेक्स्ट खबर की तरफ बात करते हैं जी हिना तारिक के बारे में। तो हिना तारिक को आजकल आपने बहुत सारे ड्रामों में काम करते हुए देखा होगा। इनको लोग ये कहते हैं कि आयशा की
कॉपी हमें मिल गई है। आयजा जैसे जैसे बूढ़ी होती जा रही है, हमें एक और यंग एक्ट्रेस मिल गई है। अच्छा, ये कुछ लोग एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, लेकिन उनकी जो बातें हैं वो आजकल सुनने को बहुत मिलती हैं, क्योंकि वो जहाँ भी बैठी होती हैं उन्होंने प्रॉपर दुपट्टा किया होता है। और ये मैं आपको बड़ी इन अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए बड़े मोहतात तरीके से कि उन्होंने अपने सीने को कवर किया होता है। हालांकि नॉर्मली हमारी जितनी एक्ट्रेसेस हैं अब उनको कोई परवाह नहीं है दुपट्टा, और अब तो खैर दुपट्टा क्या, मतलब स्लीवलेस, गले बहुत ज़्यादा डीप खुले और सी थ्रू कपड़े, और उसके साथ साथ ये सारी चीज़ें नॉर्मल होती जा रही हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक और अहम बात ये है कि आप जब कपड़े ख़रीदने जाते हैं तब भी आपको अच्छा, जितना भी कोई कपड़ा, सूट, जो कुछ भी है वो भी आपको स्लीवलेस मिलते हैं। अब हिना तारी क्या कहती हैं, वो कहती हैं कि मैं जब इस फील्ड में आई तो मैंने ये फैसला कर लिया कि मैं कभी भी इस तरह के कपड़े नहीं पहनूंगी। आज से चंद साल पहले आयजा खान भी ये कहा करती थी कि मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती क्योंकि दानिश को पसंद नहीं है, मुझे भी पसंद नहीं है। लेकिन आज वही आयजा हैं जो हर तरह का लिबास पहन रही हैं, और मुझे समझ नहीं आती कि अचानक हुआ क्या, और ना ही उन्होंने कभी इस पर बात की है। वही दानिश जो ये सब कुछ बुरा समझते थे, मानते थे, लेकिन अब वही दानिश उनके साथ उसी तरह से फ़ोटोशूट करवा रहे होते हैं, और वही कपड़े पहनकर पता नहीं अब क्या ऐसा हुआ, या तो जिस ब्रांड ने उनको पैसे दिए हैं वो या तो बहुत ज़्यादा पैसे थे, या फिर वो बहुत बड़ी कोई प्रमोशन थी जिसकी वजह से वो इनकार नहीं कर पाए और उन्होंने कहा कि हम इस तरह के कपड़े पहनकर कर देंगे। बहरहाल हिना तारिक अब ये कहती हैं कि मैं हमेशा जब भी कोई इस तरह का सीन आता है, आप सबको पता है ना कि आजकल हमारे ड्रामों में सीन्स ऐसे दिखाए जाते हैं, गले लगाना, जप्फी डालना और एक दूसरे को इतने क्लोज होकर देखना, जिस तरह से एक रोमांटिक फिल्म में दिखाया जाता था, इस तरह के सीन्स के जिसे देखने के बाद अब कुछ होने वाला है, ऐसे देखते थे कि यार अब कुछ होने वाला है, कोई और होने वाला है, मतलब इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती थी। लेकिन फिर क्या हुआ, अब वो सारी चीज़ें हमें ड्रामे में देखने को मिलती हैं। ड्रामे में सीन देखने को मिलता है, जिस तरह से एक सीन में देख रहा था, एक ड्रामे में दानिश तैमूर जो है वो जानबूझ के बीवी के पास हाथ लेके जा रहे हैं, ऐसे करीब करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब मैं इसके साथ टच करूं तो शायद राज़ीनामा हो जाए, और यू नो व्हाट आई मीन। तो ये सारी चीज़ें जो है ना अब हमें ड्रामों में आहिस्ता आहिस्ता देखने को मिलती जा रही हैं। जिस तरह से अभी पिछले दिनों आपने उनका वो सीन्स देखे जंजीर में, और वो और भी बहुत सारे ड्रामों में, क्या नाम है उन एक्ट्रेस का, हाशमी कुछ करके, तो वो सैर हाशमी, उनके किरदार वो और उनकी वो आप कैरेक्टर्स की देख लें, वो सीन सारे देख लें और आप हैरान होंगे कि यार ये पाकिस्तानी ड्रामे। तो बात यह है कि हो सकता है हिना तारिक अपनी बातों पर कायम रहे, क्योंकि वो कहती हैं कि मैं डायरेक्टर को कह देती हूँ मैं ये नहीं कर पाऊँगी, और इसी तरह सबीना फारूक भी कह देती हैं, वो भी कहती हैं कि मैं इस तरह के कैरेक्टर्स नहीं कर पाऊँगी। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो हमारी एक और एक्ट्रेस हैं जो कि मेरे पास तुमों में थी, मेहरबानो भाई, वो तो इंस्टाग्राम पर ऐसे ऐसे कपड़े पहन कर ऐसे ऐसे डांस करती हैं। वो खैर औरत मार्च को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट सपोर्ट करती हैं, और जब मैं इस पर बात करता हूँ तो बहुत सारी औरतों को बुरा भी लगता है। मेरे देखने वालों को तो ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन जब वो वीडियो इंस्टा पे या कहीं वायरल होती है तो फिर वो औरत मार्च वाले नीचे आ जाते हैं मुझे अच्छे अच्छे पैगाम देने के लिए। आप समझ सकते हैं कैसे पैगाम होंगे, क्योंकि ज़ाहिर है मैं कहता हूँ कि औरत, अगर ये हकूक़ हैं औरत के तो फिर नहीं होने चाहिए। मतलब इस तरह की जो चीज़ें देखने को मिलती हैं फिर मुझे लगता है कि ये नहीं होनी चाहिए। बहरहाल हम किसी को मना तो नहीं कर सकते, हाँ अलबत्ता ये ज़रूर कह सकते हैं कि अल्लाह से हिदायत मांगनी चाहिए। अब आप देखें हर एक्ट्रेस उठकर कहती है हमें लोग गुनहगार समझते हैं, हम क्या पता सबसे ज़्यादा नमाज पढ़ते हो, हम सबसे ज़्यादा ये करते हैं। भाई नमाज सब कुछ अपनी जगह, लेकिन उसके साथ साथ जो आप कर रही हैं, ये जिस तरह के आप कपड़े पहनती हैं, जिस तरह के आप बेली डांस करते हैं, या ये सब कुछ जो आप करते हैं फ़ोटोशूट्स वगैरह, ये तो फिर करके अल्लाह आपको तो इन चीज़ों से मना फरमाता। अभी परसों के प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि हमारी एक्ट्रेस हैं, वो कहती हैं कि भाई मैं आइटम सॉन्ग कर लेती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन लोगों को क्या पता कि मैं कितनी नमाजी हूँ, कितनी तहज्जुद गुजार हूँ, कितनी परहेज़गार हूँ। तो ये सारी चीज़ें देखकर तो फिर ज़ाहिर है बंदे को होता है कि यार अगर नमाज सब कुछ पढ़ने के बाद अगर आप यही सब कुछ करें तो फिर क्या फ़ायदा। बहरहाल उसके बावजूद भी हम ये कहते हैं कि ये तो अल्लाह और उसका मामला है, अल्लाह उससे माफ़ कर दे, तो हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि माफ़ी सज़ा जज़ा का इख्तियार जो है ना अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है, अल्लाह ने अपने इख्तियार में रखा है।
तो अल्लाह जिसे चाहे माफ़ करे, अल्लाह हमें भी माफ़ फरमाए, उनको भी माफ़ फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल भी रखिएगा आप, और दुआओं में याद रखिएगा। और सबसे अहम बात हमेशा याद रखिएगा कि अपने दिल में कभी किसी के लिए नफ़रत ना पैदा होने दीजिएगा, क्योंकि ये आपको तंग करती है, सताती है, आपको बेदार करती रहती है, आपको किसी जगह ठीक से काम नहीं करने देती। जिस दिन आप अपने अंदर से लोगों के लिए नफ़रत ख़त्म करेंगे, आपका दिल पुरसुकून होता जाएगा, ज़िंदगी आसान होगी। उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ आई होंगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुबैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।